मुझे पता है कि तुम राजकुमारी के युवावस्था में प्रवेश के समारोह को लेकर उत्साहित हो, लेकिन तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हें बाद में अभ्यास भी करना है और हमें दोपहर तक निकलना होगा, जेफरी ने एमरी के सिर को सहलाते हुए कहा। एमरी ने अपने पिता के कठोर हाथों को झटक दिया और मुंह फुलाकर बोला, मैं अब बच्चा नहीं हूं पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं अभ्यास करूंगा। हाँ हाँ, तुम जो भी कहो, तुम मेरे छोटे बेटे ही रहोगे, जेफरी ने एमरी को पकड़ते हुए कहा। एमरी ने संघर्ष किया लेकिन अपने पिता के आलिंगन से खुद को छुड़ाने की ताकत नहीं जुटा पाया। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर वह अपने पिता के झुर्रीदार चेहरे को घूरने लगा। अब तुम जाओ मेरे बच्चे, जेफरी ने एमरी को छोड़ते हुए कहा। हर सुबह एमरी अपने परिवार के किसी एक शूरवीर के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करने में कुछ घंटे बिताता था। भले ही उसे अपनी दिवंगत मां से कमजोर स्वास्थ्य विरासत में मिला था, फिर भी इससे एमरी का प्रशिक्षण का उत्साह कम नहीं हुआ। वह एक शूरवीर बनना चाहता था और अपने पिता को गौरवान्वित करना चाहता था। एमरी ने अपनी पतली भुजाओं से हवा में वार किए। कुछ ही वारों के बाद उसकी सांस फूलने लगी और वह गिर पड़ा। वह पूरी तरह थक चुका था। वह नियति के विरुद्ध सचमुच लड़ नहीं सकता था। वर्षों से वह यही कर रहा था, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। युवा मास्टर, अब तुम्हारे पाठ का समय हो गया है, विद्वान ने कहा। ठीक है। छात्र और शिक्षक जागीर के पुस्तकालय की ओर चल पड़े। कमरा ग्रंथों, चर्मपत्रों और यहां तक कि पास में रखे बर्तन के लिए कुछ जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। यहां एमरी ने विद्वान के साथ ग्रंथों को देखते हुए अपना अध्ययन जारी रखा, उन्हें समझाते हुए। वास्तव में उन्हें तलवारबाजी की तुलना में इन ग्रंथों का अध्ययन करना कहीं अधिक आसान लगा। वह शिल्पकारी और वास्तुकला निर्माण से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, जो उसे हाल ही में काफी दिलचस्प लग रहे थे। लेकिन उसकी दिवंगत माता द्वारा लिखे गए जड़ी बूटियों और औषधि बनाने संबंधी ग्रंथ उसका सबसे पसंदीदा विषय था। अपने बचपन में अभ्यास और अध्ययन के अलावा उन्हें जंगल में समय बिताना बहुत पसंद था। उन्हें अक्सर अपनी मां द्वारा लिखे गए पौधों और जड़ी बूटियों को ढूंढना और फिर उन पर प्रयोग करना अच्छा लगता था। एमरी को जंगल अपना सुरक्षित स्थान भी लगता था। शायद इसका कारण यह था कि उसके पिता ने उसे उसकी दिवंगत मां की कहानियां कैसे सुनाई थीं, और वे कहानियां कितनी मिलती जुलती थीं कि उसे जंगल में सुकून मिलता था। उसे जंगली जानवरों से कभी डर नहीं लगता था। वह जंगल के जीवों को अपने दोस्त की तरह मानता था, उन दूसरे रईस बच्चों के विपरीत जो किसी न किसी कारण से उसे तंग करते थे। हालांकि एक बार उसके पिता ने उसे एक भेड़िए को सहलाते हुए देख लिया और उसे भगा दिया। इसके बाद कई दिनों तक उसके पिता ने उसे जंगल के खतरों के बारे में खूब डांटा। फिर भी एम्ब्री समय समय पर जंगल में चुपके से जाया करता था, ताकि वह आराम कर सके और प्रकृति का आनंद ले सके। दोपहर होते होते एम्ब्री उत्साह से भर उठा। उसने जल्दी से दोपहर का भोजन किया और स्नान करने के बाद अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहने। ये गाय की खाल से बनी चमड़े की जैकेट थी, जिसके अंदर सफेद सूती कपड़ा था। वह इसे पहनना नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बदबू आ रही थी, पर उसके पास और क्या विकल्प था। ये उसके पास मौजूद सबसे सुंदर वस्त्र थे, बाकी सभी फटे पुराने थे। उसके पास उन उच्च पदस्थ रईसों की तरह शानदार और सुगंधित वस्त्र नहीं थे। हालांकि एम्ब्रोस परिवार सबसे निचले दर्जे के कुलीनों में से एक था, जो अपने समकक्षों में 5वें स्थान पर था। एमरी ने कभी भी उसने शिकायत की, क्योंकि उसका परिवार अच्छा था, घर अच्छा था और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। तेज कदमों से उसने लकड़ी का बक्सा उठाया, उसे एक थैली में रखा और फिर अस्तबल की ओर बाहर चला गया। अस्तबल के लड़के ने भूरे रंग के घोड़े पहले ही तैयार कर लिए थे, जिन पर वह और उसके पिता एक साथ सवारी करेंगे। बस यही है, सब कुछ तैयार है, एमरी ने अपनी थैली को दोबारा जांचते हुए कहा। एमरी शेरनी परिवार की जागीर में पहुंचने के लिए बेताब था, जो उस समय के सबसे उच्च पदस्थ कुलीन परिवार था। राज्य में जाकर राजकुमारी ग्वेन से एक बार फिर मिलें। में बने ऊंचे पत्थर के किले की रक्षा के लिए एक वृत्त में ऊंची लकड़ी की नुकीली दीवारें बनाई गई थीं।
बहुत सारे आम लोग इधर उधर घूम रहे थे, दीवार के बाहर से अंदर बाहर आ जा रहे थे। हर जगह पहरेदार गश्त कर रहे थे। बाजार का माहौल उसके परिवार की जागीर के विपरीत बहुत उज्जवल और जीवंत लग रहा था। वे जल्द ही शेरनी के घर पहुंच गए, जो आज के आयोजन के कारण और भी अधिक भव्य लग रहा था। इसकी ऊंची दीवारों पर लाल रंग का कपड़ा लगा हुआ था, जिस पर सुनहरे रंग की कढ़ाई की गई थी और बीच में एक शेर के सिर की आकृति बनी हुई थी। शेरनी की जागीर में बीच में बने ऊंचे पत्थर के किले की रक्षा के लिए एक वृत्त में ऊंची लकड़ी की नुकीली दीवारें बनाई गई थीं। बहुत सारे आम लोग इधर उधर घूम रहे थे, दीवार के बाहर से अंदर बाहर आ जा रहे थे। हर जगह पहरेदार गश्त कर रहे थे। बाजार का माहौल उसके परिवार की जागीर के विपरीत बहुत उज्जवल और जीवंत लग रहा था। वे जल्द ही शेरनी के घर पहुंच गए, जो आज के आयोजन के कारण और भी अधिक भव्य लग रहा था। इसकी ऊंची दीवारों पर लाल रंग का कपड़ा लगा हुआ था, जिस पर सुनहरे रंग की कढ़ाई की गई थी और बीच में एक शेर के सिर की आकृति बनी हुई थी। जैसे ही पिता और पुत्र अपने घोड़ों से उतरे, एक तिरस्कारपूर्ण आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। वाह वाह वाह, अगर ये एम्ब्रोस नहीं हैं तो कौन है? एक दाढ़ी वाले मोटे आदमी ने कहा। जिसने एक आलीशान कोट पहन रखा था। शुभ संध्या, फैंटुमार। जेफरी ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उत्तर दियायमरी महल के झंडे और राजकुमारी से मिलने की संभावना को लेकर अभी भी इतना स्तब्ध था कि वह अपने सामने खड़े रईस का ठीक से अभिवादन भी नहीं कर पाया। इस तरह का अनादर देखकर फैंटुमार ने अपनी जीभ चटकाई और कहा, एक लड़का, उसमें बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। तुम्हें उसे बेहतर शिष्टाचार सिखाना चाहिए, एम्ब्रोस। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कर दूंगा, जेफरी ने कहा। फैंटुमार के पीछे एक और लंबा लड़का था, जो एमरी के बराबर उम्र का लग रहा था और उससे एक सिर लंबा था। पिताजी, वह भी बदबूदार है। सुअर पालने वाले लड़के ने अपनी नाक पकड़ते हुए कहा, एबे, ऐसे नीच जाति के व्यक्ति की चिंता मत करो। फैंटुमार ने कहा, चलो चलते हैं मेरे बेटे, इससे पहले कि उनकी गंध हम पर चिपक जाए। इसके बाद आबे ने मुस्कुराते हुए और गर्व भरी नजर से देखते हुए वहां से चले गए, अपने पिता के साथ। एमरी ने सुअर जैसे दिखने वाले रईसों को घूरते हुए उदासीनता का दिखावा किया, लेकिन उसके अंदर ही अंदर उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। उसका और उसके पिता का अपमान हो रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पिता ने हमेशा उसे ऐसे रईस के सामने कोई बखेड़ा खड़ा न करने की हिदायत दी थी। आखिर फैंटुमार कुलीनता राजा के परिवार के बाद राज्य की दूसरी सबसे उच्च श्रेणी की कुलीनता थी और राजा का दाहिना हाथ भी थी। दोनों परिवारों के कुलीन होने के बावजूद उनकी सामाजिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। एमरी इतना समझदार था कि यह बात समझ सके। बाकी परिवारों को आने में ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ घोड़े परे। सवार होकर आए तो कुछ अपनी गाड़ियों में बैठकर महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। जल्द ही वे एक एक करके महल में प्रवेश करने लगे। गलियारा विशाल था और उसमें विभिन्न रंगों के कपड़ों से बनी कई सजावटी वस्तुएं लटकी हुई थीं। दीवारों पर कई ट्राफियां, तलवारें और ढालें, धनुष, भाले आदि लगे हुए थे, जो दर्शाते थे कि राजा को शिकार करना कितना पसंद था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज सजी हुई थी और उस पर दूध, भेड़ का मांस, रोटी, पनीर, सूप, सब्जियां, बियर आदि का भोज परोसा गया था। तुरही,
और झांझ की मधुर ध्वनि पूरे महल में गूंज रही थी और सुडौल नर्तकियां नृत्य कर रही थीं। उन्होंने आपस में घुल मिलकर मेहमानों का मनोरंजन किया। सभी रईसों ने अपना काम रोक दिया और चिल्लाने वाले व्यक्ति की ओर मुड़ गए। महामहिम महाराज, अपने नाम के प्रथम भयंकर शिकारी